दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है दोस्तों, हमने जो सीरीज़ शुरू की थी 2500 प्रश्नों की सीरीज़, तो उसकी अगली कड़ी है ये भक्ति काल हमारा शुरू हो चुका है। 2 वीडियो में इससे पहले हमने बना दिया भक्ति काल के ऊपर, और शायद ये मुझे लग रहा है तीसरी वीडियो है हमारी। ठीक है, और 50 प्रश्न हम रोज़ करते हैं। आपके लिए डोज लेके आता हूँ 50 प्रश्नों का इस दिन। ठीक है, तो 50 प्रश्न आप करिए। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, आपकी पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नेट के विद्यार्थी हैं वो भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं तभी हम बड़ी चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से ही होती है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करते हैं। आज का काम हमारा, ठीक है, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु है। ठीक है, इसका जो कथन है ये, ठीक है, पद्मावत के संबंध में किसका कथन है, इसकी जगह एक अद्वितीय वस्तु जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अमूल्य निधि भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है प्रश्न। तो ये कथन किसका है? आपके विकल्प थे दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपका क विकल्प से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य में मैंने आपसे कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीढ़ हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसको पढ़िए, एक बार नहीं 20 बार उसको पढ़िए। ठीक है, तो आज हमारा सूफी काव्य धारा पे है। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा के आपके 50 अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, आपके लिए और पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। नागमती किसका प्रतीक है? ठीक है, नागमती किसका प्रतीक है? आपके विकल्प थे हृदय का, बुद्धि का या दुनिया धंधा। ठीक है, यहाँ पे चौथा विकल्प आपको मैं माया दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत चूक। ठीक है, तो ये 4 आपके विकल्प हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्तों ग विकल्प से जाएगा दुनिया धंधा। ठीक है, नागमती। देखिए दोस्तों, पद्मावत के जो प्रतीक हैं और कामायनी के जो प्रतीक हैं दोस्तों, वहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आप कामायनी को बहुत ध्यान से रखेंगे और पद्मावत को। ठीक है, क्योंकि प्रतीकों से संबंधित प्रश्न बन जाती हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? ठीक है, जायसी ग्रंथावली आपके विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए? क सही हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली के संपादक थे। और जायसी के संपादक कौन है? सिर्फ एक पुस्तक का नाम ही है। ठीक है, जो जायसी ये पुस्तक है, इसके संपादक हैं दोस्तों विजय देव नारायण शाही। पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण, ये ग्रंथ बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यताएं थी, सॉरी, ठीक है, जायसी के संबंध में, उसका खंडन किया है विजय देव नारायण शाही ने। उनकी पुस्तक जो थी उनका नाम है जायसी। ठीक है, 1982 ईस्वी में प्रकाशन है उसका। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कुछ एक मैं व्याख्यात्मक हल भी आपको करवाता रहूंगा। चंदायन किसकी रचना है? ठीक है, चंदायन किसकी रचना? कुछ एक प्रश्न बहुत आसान भी रखे हुए हैं। तो आगे विकल्प थे मंजन की, असायद की, मुल्ला दाऊद की या शेख नबी की। दोस्तों यहाँ पे ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कासिम शाह की रचना नहीं है, या कासिम शाह, सॉरी, नहीं है, यानी कि एक रचना इनमें से कासिम शाह की होगी, तो वो कौन है? आपके विकल्प थे दोस्तों इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ज्ञानदीप या हंस जवाहिर। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प गह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हंस जवाहिर जो रचना है दोस्तों, ये कासिम शाह की रचना है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, इनमें से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से नहीं मानी गई है? ठीक है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति जो है विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार मानी है। ठीक है, तो ये आपके 4 विकल्प हैं और इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। ये एक प्रश्न जो ये करवाता हूँ मैं हर दिन आपको 50 प्रश्न। ठीक है, उनमें से हो सकता है कि कई प्रश्न छपेंगे। ठीक है, और कई प्रश्न ये भी हो सकते हैं दोस्तों कि आपको शैली का पता चले कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे उस तरह से खुद व खुद भी आप बनाते रहिएगा प्रश्न। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं सोफिया, सूफ या सफ़ा, या इनमें से सभी से मानी गई है। तो दोस्तों आपका घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग विद्वानों ने इन सभी शब्दों से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की पहली रचना किसे माना है? ठीक है, देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा। दोस्तों इन्होंने जो सूफी काव्य की जो प्रथम रचना है
वो अलग अलग मानी है, तो उन सब को हम देखेंगे इन्हीं में, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन मानी है वो आप बताइए। क आपका चंदायन है, ठीक है। उसके बाद ख मृगावती है, ठीक है। उसके बाद सत्यवती कथा और हंसावली, ठीक है। आपका विकल्प ख से हो जाएगा, यानी कि मृगावती को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, आपके मैं विकल्प आपको रखता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सुहावर्दी, यहाँ पे सहावर्दी हो गया, सुहावर्दी है ये, ठीक है। सुहावर्दी, ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख चिश्तिया ख्वाजा बदायून, ठीक है, बदायूद्दीन, ठीक है, बदायूद्दीन है ये, ठीक है। तो आप बताइए कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे, तो आपका ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, सूफी काव्य प्राय किस भाषा में रचित है, बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है दोस्तों। यहाँ पे आपके विकल्प हैं, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, अवधी में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो सूफी काव्य है प्राय की बात यहाँ पे की गई है, संपूर्ण काव्य की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो सूफी काव्य अवधि में रचा गया है, ठीक है। और कुछ एक रचनाएं जो हैं वो राजस्थानी में भी मिलती हैं, जैसे हंसावली या साहित्य की रचनाएं, ठीक है, तो वो राजस्थानी में। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न बन गया है, ठीक है। प्रश्न है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को क्या कहा है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को क्या कहा है, प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। रोमांटिक काव्य कहा, श्रृंगार काव्य कहा, वीर काव्य कहा, या हास्य व्यंग्य काव्य कहा, तो आपका क विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, रोमांटिक काव्य कहा था डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। उनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है, ठीक है। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है ये आपको बताना है दोस्तों। आपके विकल्प थे नसीर, अब्दुल कादिर, शेख निसार या उस्मान। देखिए दोस्तों, कुछ एक रचनाएं बहुत यूनिक लग रही हैं हमें, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न छप सकता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप। आपका यहाँ पे एक विकल्प ग से हो जाएगा, शेख निसार। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे हिंदी से संबंधित इतनी परीक्षाएं होती हैं, सबकी तैयारियाँ मैं करवाऊँगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षाएँ बहुत नज़दीक हैं, ठीक है, क्योंकि नेट की परीक्षा भी अभी आपको पता है 11 दिसंबर को होने वाली है, ठीक है। तो पीजीटी की परीक्षाएं भी हैं, तो इस कारण से अभी प्रैक्टिस सेट पे ही हम फोकस कर रहे हैं। परीक्षाएं होने के बाद, ठीक है, जो और विद्यार्थी होंगे आगे जो तैयारी करने वाले होंगे उनको हम पढ़ाएंगे भी बोर्ड पे, ठीक है, तो सब कुछ चलेगा दोस्तों, पर यह है कि आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक सूफी काव्य किसने लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे और तरह से भी प्रश्न बन सकता है, परंतु प्रश्न मूल रूप इसका यही रहेगा प्रश्न का। आपके विकल्प थे पुहकर, छटमल, ठीक है, यहाँ पे छटमल नहीं, ये जटमल होगा, ठीक है। उसके बाद है दामोदर और जान कवि, ठीक है, तो आपका घ विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, जान कवि ने लिखे, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपके विकल्प हैं कुतुबन, मुल्ला दाऊद, जायसी या मंचन। तो दोस्तों, सूफी काव्य धारा के जो वास्तविक प्रवर्तक हैं वो जायसी माने जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, छिताई वार्ता किसकी रचना है, ठीक है, छिताई वार्ता किसकी रचना है। मैं आपको विकल्प देता हूं दोस्तों, आपके विकल्प है नंददास, नारायण दास, गणपति और कुतुबन। तो नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता। अगला देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हंस जवाहिर पर जायसी का बुरा प्रभाव पड़ा है, इनकी रचना घटिया है, कासिम शाह के प्रति किसका कथन है। आपको पता है हंस जवाहिर जो रचना है वो कासिम शाह की है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कासिम राय रखने का मतलब ये था कि आपको एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न भी मिल जाएं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये कथन किसका है, देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ग विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये। अगला देखते हैं, सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना किसने माना है, ठीक है। आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाना चाहिए, ख विकल्प, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है, सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना 1501 इसका प्रकाशन वर्ष है और ईश्वरदास की रचना है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ठीक है, शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, किसने कहा या किसका कथन है, ठीक है, शेख नबी से। आपके विकल्प हैं दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और उसके बाद राम कुमार वर्मा
ये आपके विकल्प हैं। तो यहाँ पे आपका विकल्प क सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा ये कि शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अगला देखते हैं, राम कुमार वर्मा ने पहली सूफी रचना किसे माना है? ठीक है, राम कुमार वर्मा ने। तो आपके विकल्प थे चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा या ज्ञानदीप। तो आपका विकल्प क सही हो जाएगा, यानी कि चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना। अगला देखते हैं दोस्तों, चंदायन को किस विद्वान ने लोर कहा या लोर कथा कहा है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो किसने कहा है वो ध्यान से हम देखते हैं। डॉक्टर बिहाणी ने कहा, माता प्रसाद गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने या भगवान दीन ने। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाना चाहिए? आपका यहाँ पे ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? दोस्तों यहाँ पे इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से तो बहुत ही प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं दोस्तों, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ज्ञानदीप या हंस जवाहिर। दोस्तों तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? क विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि इंद्रावती को माना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, और ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों। हिंदू मग पर पाव न राखियो, बहुते हैं जो हिंदी भाखियो। नेट की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा गया है पहले भी। तो पंक्तियां किसकी हैं ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आपके विकल्प है कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी या मंझन। तो दोस्तों आपका विकल्प ख बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नूर मोहम्मद का कथन है ये। दोस्तों यहाँ पे इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो ये नूर मोहम्मद थे, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म की ओर उन्मुख रचनाएं हमें दिखती हैं। ठीक है, और इनकी जो भाषा शैली थी या भाषा थी इनकी, वो संस्कृतनिष्ठ थी। ठीक है, तो इस वजह से जो मुस्लिम कवि थे दूसरे, ठीक है, सूफी कवि जो थे, उन्होंने उनको जो अपना हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म की बातों को लेके इस तरह से संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिख रहे हैं। ठीक है, और तो फिर उन्होंने ये कथन कहा था कि हिंदू मग पर पाँव न राखियो, बहुते हैं जो हिंदी भाखियो। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो हिंदी में रचना करते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से ये कथन था। अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पद्मावत में कितने खंड हैं? आपके विकल्प हैं 56, 57, 59 या 60। दोस्तों तो आपका विकल्प ख बिल्कुल सही जाएगा, 57 खंड है दोस्तों। ठीक है, और उपसंहार सहित। ठीक है, अंतिम उपसंहार है। आपसे अगर इस तरह से प्रश्न बन गया कि पद्मावत में उपसंहार सहित कितने खंड हैं, तो आपके 58 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। आपने देख लिया ध्यान से प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है वो आपको बताना है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा या इनमें से सभी हैं। तो दोस्तों ये जो सभी रचनाएं हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। आपका घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से जायसी किस बादशाह के समकालीन विद्यमान थे? ठीक है, किस बादशाह के? तो आपको बताना है अकबर के, शेर शाह, जहांगीर या सिकंदर लोदी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प ख बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शेर शाह की। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, मोहिका हंसेसी के कोहराई किसकी पंक्तियां हैं? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति दोस्तों, और बहुत बार पूछी भी गई हैं ये। अभी मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको, पहले विकल्प रख देता हूँ। ठीक है, मंझन, मुल्ला दाऊद, जायसी या कासिम शाह। दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प ग बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, एक बार जायसी जो थे वो शेरशाह सूरी, ठीक है, समकालीन भी शेरशाह के थे, तो शेरशाह के दरबार में जाते हैं। ठीक है, तो जो जायसी थे, ठीक है, इनकी जो रचनाएं थी, ठीक है, काव्य से जो एक कला थी इनके पास बहुत अच्छी थी, परंतु इन्हें रूप रंग से ये बहुत बदसूरत थे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने इनका मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि मोहिका हंसेसी। ठीक है, यानी कि वो कह रही हैं, जायसी कह रही हैं कि मुझ पे क्यों हंसते हो। ठीक है, या जायसी कह रही हैं कि मुझ पे हंस रहे हो या कोहराई या उस कुम्हार पे जो जिसने हमें बनाया, यानी कि ईश्वर ने हमें बनाया है। ठीक है, तो इन पंक्तियों का क्या है? ठीक है, जायसी कहते हैं कि मुझ पे हंस रहे हो या उस कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने हमें बनाया या मुझे बनाया है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी इस कथन से, इस पंक्तियों से बहुत लज्जित हुए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हंसावली को किस विधवा ने सूफी काव्य की पहली रचना माना है? ठीक है, हंसावली
हंसावली के जो रचयिता हैं वो हैं आपके असायत। ठीक है, तो हंसावली को किस विद्वान ने सूफी काव्य की पहली रचना माना? आपके विकल्प है दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, नीचे से बताता हूँ, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल भी रख लो आप। ठीक है, ये 4-5 आपके कथन मैंने आपको बता दिए। तो आप बताइए कि इसका क्या हो सकता है? ये 4-5 विकल्प हैं आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प ग से हो जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है सूफी संतों ने ईश्वर को किस रूप में यहाँ पे दोबारा से पढ़ता हूँ प्रश्न को। ठीक है, सूफी संतों ने ईश्वर को किस रूप में मानकर आराधना की? ठीक है, तो किस रूप में माना? पति रूप में माना, पत्नी रूप में, सखी या सखा रूप में? दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प ख से हो जाएगा, पत्नी रूप में माना था। ठीक है, और जो संत कवि थे, ठीक है, संत कवि ने पति रूप में ईश्वर की आराधना की है भक्ति काल में। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न भी पंक्तियों से संबंधित है और पंक्तियां हैं विक्रमधंसा प्रेम के बारा, शपनावती कहाँ गयू पतारा। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? आपके विकल्प थे मंझन, कुतुबन, मुल्ला दाऊदिया, जायसी। तो पंक्तियां किसकी दोस्तों? जायसी की ये पंक्तियां, आपका विकल्प घ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है राम कुमार वर्मा ने की सूफी रचना को भक्ति काल की अपेक्षा आदि काल में स्थान दिया, तो वो कौन सी रचना है दोस्तों? ठीक है, और इस रचना को आपको हिंट दे दूं मैं कि इस रचना को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य की पहली रचना भी माना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको विकल्प देता हूँ, मधुमालती, चंदायन, मृगावती या अखरावट। तो आपका विकल्प ग बिल्कुल ख बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि चंदायन को माना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है ऋतुपर्ण की सूफी काव्य के नायक हैं। इस तरह से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, मैंने सिर्फ ऋतुपर्ण यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपसे दूसरे जो काव्य हैं, आपसे पद्मावत के रत्नसेन के बारे में पूछा जा सकता है, आपको मधुमालती के मनोहर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे चित्रावली के सुजान के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी नायिकाओं के बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा विशेष। ठीक है, तो ऋतुपर्ण किस सूफी काव्य के नायक हैं? आपके विकल्प है सत्यवती कथा, मृगावती, रूप मंजरिया, चंदायन। दोस्तों तो आपका विकल्प यहाँ पे क से जाएगा, यानी कि सत्यवती कथा के नायक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि सूफी रचना में बहुपत्नी प्रथा का निषेध है। देखिए दोस्तों, जो सूफी रचनाएं हैं, ये जो सारी रचनाएं हमें सूफी काव्य की मिलती हैं, उनमें से आपने देखा होगा कि अधिकतर नायक जो हैं, नायिका को प्राप्त करने के लिए जब चल पड़ते हैं, वेश धारण कर लेते हैं, योगियों के वेश धारण कर लेते हैं, रास्तों में कई जो राक्षस हैं उनसे नायिकाओं की, कई अन्य सुंदरियों की जब वो रक्षा करते हैं और उनसे भी विवाह कर लेते हैं। तो ठीक है, तो जो सूफी काव्य है, ठीक है, उनमें बहुपत्नी प्रथा जो थी उसका एक वहाँ पे हमें जोर देखने को मिलता है, परंतु एक ऐसी रचना है सूफी काव्य में जहाँ पे बहुपत्नी प्रथा का निषेध हुआ है, तो वो कौन सी रचना है? प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान इस चीज़ का। ठीक है, पद्मावत में, मधुमालती में, मृगावती में या सत्यवती कथा में? तो दोस्तों यहाँ पे ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुमालती में आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसका जो कथानक है मधुमालती का, वो इसके विपरीत नहीं था, यानी कि बहुपत्नी के विपरीत नहीं था। ठीक है, सॉरी, अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। ठीक है, विपरीत था, ऐसा कहेंगे हम, कथानक। अगला देखते हैं, किस सूफी कवि ने चौपाइयों के बीच में 2 हिने रख कर वर्वे रखे हैं? तो आपके विकल्प है नूर मोहम्मद, कुतुबन, यहाँ पे कुतुब हो गए, कुतुबन है, मंझन और जायसी। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प क से हो जाएगा, नूर मोहम्मद ने रखे हैं अनुराग बांसुरी में। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? ठीक है, तो पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा? तो आपके विकल्प हैं दोस्तों जायसी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे आपका विकल्प ग से हो जाएगा, विजय देवनारायण शाही। और मैं विजय देवनारायण शाही के बारे में पहले बता आया हूँ, आपको कुछ एक हिंट भी बता के आया था, तो आप वहाँ से भी इसका अंदाजा लगा सकते थे, इस प्रश्न को सही कर सकते थे। अगला देखते हैं कि सूफी रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन आया है। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी भर्ती हुई हिमाचल प्रदेश में, ये प्रश्न बना था दोस्तों। ठीक है, आपके विकल्प है मृगावती, इंद्रावती, मधुमालती या चित्रावली। तो दोस्तों यहाँ पे आपका घ विकल्प से जाएगा, यानी कि चित्रावली में आया है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, जायसी की किस रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है? ठीक है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, तो किस रचना में? आपके विकल्प हैं करहानामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा या कन्हावत। ठीक है, तो जायसी की जो रचना है, ठीक है, कन्हावत नहीं, करहानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की कितनी रचनाएं मानी हैं? दोस्तों आपके विकल्प हैं 3, 4, 12 या 15।
ठीक है दोस्तों, जायसी ग्रंथावली का उन्होंने संपादन किया था। तो उन्होंने 3 रचनाएं मानी थी दोस्तों, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको 4 संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, ये जो संप्रदाय हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और एक सुहवर्दी संप्रदाय भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। इनके जो प्रवर्तक थे उनसे कथन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अब्दुल चिश्ती, अब्दुल कादिर जिलानी, गिलह वैरंग या सुर्खपोश। तो आपका ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अब्दुल कादिर जिलानी कादिर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनमें से असंगत है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। एक तरफ रचना और दूसरी तरफ उसका प्रकाशन वर्ष यानी कि रचना का काल दिया हुआ है, तो वो असंगत कौन सा ही आपको बताना है। हंसावली 1370 ईस्वी, चंदायन 1385 ईस्वी, मृगावती 1501 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी। तो असंगत कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे ख बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस चंदायन का जो प्रकाशन है दोस्तों 1379 में हुआ है। ठीक है, 79 में। ठीक है, अगला देखते हैं। रतन खान किसकी, सॉरी रस रतन नहीं है। ठीक है, रतन खान नहीं है, रस रतन किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि यूनिक रचनाएं जो वो पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो रस रतन किसकी रचना है ये आपको बताना है। आपके विकल्प हैं पुहकर, उस्मान, शेख नबिया, शेख निसार। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा? को विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, पुहकर की ये रचना है। ठीक है, रस रतन। अगला देखते हैं दोस्तों, किस रचना में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है अभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है, वहाँ पे ये प्रश्न बना था। आप उस क्वेश्चन को उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा जरूर। ठीक है, तो आपके विकल्प है मृगावती, अनुराग बांसुरी, चंदायन या चित्रावली दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे गैस लगा सकते हैं, चित्रावली। ठीक है, नायिका है इस ग्रंथ की, तो आप चित्रावली से अनुमान लगा सकते थे। गैस इस तरह से भी लगाया जा सकता, जो खूब ही रचनाएं हैं। ठीक है, अधिकतर उनका नामकरण जो वो नायिकाओं के नाम के आधार पे हुआ है, तो चित्रावली नायिका आ गई थी यहाँ पे, तो आप चित्रावली यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, और आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न, नूर मोहम्मद का फारसी में रचित ग्रंथ है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही बार, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अनुराग बांसुरी, रोजतुल हकायक, इसका इंद्रावती या चंद्रावती। तो दोस्तों जो नूर मोहम्मद का फारसी में रचित ग्रंथ है वो है रोजतुल हकायक। ठीक है, और अनुराग बांसुरी और इंद्रावती इनकी अवधि में रचित ग्रंथ है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। ठीक है कबीर ने, दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दर्शन सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जायसी द्वारा पूर्ण हुई। कथन किसका है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या गोविंद त्रिगुणायत। तो आपके यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाएगा? क विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला देखते हैं, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? जो मैंने अभी कहा आपसे कि पद्मावत में जितने भी प्रतीक हैं उनको आप रट लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, छपेगा। और दूसरी बात, कामायनी के जितने प्रतीक हैं उनको भी आप रट लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनेगा वहाँ से। ठीक है, तो पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? आपके विकल्प है दुनिया धंधा, नागमती इसकी प्रतीक है। मन के प्रतीक आपके चल गया रतन सेन। ठीक है, और हृदय जो वो सिंहल का प्रतीक, इनके सिंघल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है, और गुरु जो है वो इसका प्रतीक है यहाँ पे पद्मावत में, सूबा यानी कि हीरामन तोता। अगला देखते हैं दोस्तों, पद्मावत में हीरा मनसूबा किसका प्रतीक है? यहाँ पे प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता के आया हूँ। ठीक है, शैतान का प्रतीक कौन है, माया का प्रतीक कौन है, गुरु, और हृदय का प्रतीक कौन है, ये प्रश्न बनता है दोस्तों। तो हीरा मनसूबा जो है तोता, ठीक है, वो गुरु का प्रतीक है इस पद्मावत में। अगला देखते हैं दोस्तों, पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित व उत्तरार्ध ऐतिहासिक है क्या? ये कथन सत्य है। ठीक है, पद्मावत का पूर्वार्ध जब वो कल्पित है वह उत्तरार्ध ऐतिहासिक है क्या? ये कथन सत्य है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, प्रश्न किसी तरह से भी बन सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप हर परिस्थिति में उस प्रश्न को करें। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि ये सत्य है, और ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित है व उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है दोस्तों। ठीक है,
अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है सूफी मत में साधक की 4 अवस्थाओं में एक शामिल नहीं है। ठीक है, सूफी मत की 4 अवस्थाएं भी हैं, ठीक है, 4 जक्त भी हैं, तो वो भी प्रश्न बन सकता, तो वो ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं, शरीयत, तरकियत, हकीकत और कल्ब। ठीक है, तो ये 4 विकल्प है, तो इनमें से 4 अवस्थाओं में एक नहीं है, तो कल्ब नहीं है, घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि सूफी कवि की रचनाएं संस्कृत गर्भित हैं। ठीक है, संस्कृत गर्भित हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, और इस प्रश्न का आपको उत्तर आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपने पहली जो वीडियो है वहाँ से अगर जो शुरुआत की थी हमने, ठीक है, क्योंकि इसके हिंट वहीं पे आपको मिल गए हैं पहले ही। ठीक है, तो कुतुबन नूर मोहम्मद मंचनिया असायत दोस्तों, आपका ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत गर्भित जो रचनाएं हैं नूर मोहम्मद की हैं, ठीक है, इस कारण इनको कहना भी पड़ रहा था कि हिंदू मग पर पाँव बना राखियो, बहुते हैं जो हिंदी भाखियो। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, सूफी मत में 4 जगत स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, इनमें एक शामिल नहीं है। ठीक है, तो 4 जगत स्वीकार किए गए हैं, तो उनमें से एक शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, आपके विकल्प हैं दोस्तों, आमले नाशूत, आमले मलकूत, आमले जबरुत या नफ्श। ठीक है, तो आपका घ विकल्प बिल्कुल सही जगह, नफ्स नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो किसे माना है वो आपको बताना है। ईश्वरदास को माना, सूरदास पंजाबी को माना, गणपति को माना या नंददास को माना? तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प बिल्कुल ख से जाएगा, सूरदास पंजाबी को माना है सिर्फ। और ईश्वरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। ठीक है, उनका जिक्र उन्होंने जरूर किया है, भूमिका में किया है, वो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। ईश्वरदास का उन्होंने सिर्फ भूमिका में वर्णन किया है। ठीक है, बल्कि जो 4 उन्होंने काव्य धाराएं मानी थी भक्ति काल की, उसमें ईश्वरदास को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा जो थी उसका पहला ग्रंथ जो वो ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा को और पहला कवि इनको माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला देखते हैं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी मान्यताओं को जो वो खंडित किया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला देखते हैं दोस्तों, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है? अब यहाँ पे आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि जायसी तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अब बाबर जो वो 1526 से आते हैं और 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और शेरशाह सूरी 1940 तक रहे। ठीक है, या 1940 में वो राज्य पर बैठते हैं, 1945 तक रहते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो गए होंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पद्मावत की, जायसी की जो प्रसिद्धि है वो किस कारण से है? पद्मावत के कारण। ठीक है, तो जायसी जो हैं वो किसके समकालीन ठहरते हैं? शेरशाह सूरी के, परंतु उन्होंने बाबर की प्रशंसा की है, मुगल बादशाह बाबर की, तो वो कौन से ग्रंथ में की है? ठीक है, वो भी आपका यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चित्ररेखा में की है, पद्मावत में की है, आखिरी कलाम में किया, मसलहनामा में की है दोस्तों। तो आखिरी कलाम में की है दोस्तों। ठीक है, और आखिरी कलाम को जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो 1900 कहाँ में आ गया मैं? ठीक है, 1529 ईस्वी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और कैसी लगी आपको वीडियो ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, और इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही हुए आपके। ठीक है, और कितनी नहीं हुए सही, और आपको वीडियो किस तरह की लगती है, क्या प्रश्न स्तरीय हैं, इससे स्तर और बढ़ाया जाए या ऐसे स्तर और कम किया जाए, वो भी आप मुझे अंत में बताइएगा। ठीक है, और आपको एक प्रश्न मैं देता हूँ। ठीक है, आपके लिए वो होमवर्क है ये। ठीक है ना, आप मुझे उसका भी आंसर बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रश्न देता हूं दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे विद्यार्थी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए ये हो गया। और दूसरा प्रश्न ये कि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पूर्व नाम क्या था? ये 2 प्रश्न आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, एक प्रश्न ये हो गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पूर्व नाम क्या था, ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी जो वो वीडियो के अंत तक बने हैं। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद।